हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पर सब्जेक्ट पेडागोजी को स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले हमने हिंदी पेडागोजी को स्टार्ट किया है। हिंदी पेडागोजी का आपको एक लेक्चर मिल चुका है और हो सकता है हिंदी पेडागोजी के आपको 2 लेक्चर और मिले, जिसमें कि हमारी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो जाए। आज से हम मैथ्स पेडागोजी का भी लेक्चर हिंदी पेडागोजी के लेक्चर के पैरेलल शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, मैथ्स पेडागोजी का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हम कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में हम अपनी मैथ्स पेडागोजी को कंप्लीट कर लें। जब दोनों ही सब्जेक्ट की सब्जेक्ट पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी तो हम उन दोनों सब्जेक्ट पेडागोजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं आपके, उनको अपने चैनल पर यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो देखेंगे मैथ्स पेडागोजी का फर्स्ट लेक्चर। मैथ्स पेडागोजी में जो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है वो लिया है मैथ्स को पढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं। भाई, मैथ्स हम पढ़ते हैं तो आखिर हमें मैथ्स क्यों पढ़ाया जाता है। देखिए, मैथ्स पढ़ाने के 2 उद्देश्य हैं, 2 तरीके के उद्देश्य हैं, संकीर्ण उद्देश्य और उच्चतर उद्देश्य। जिस तरीके से यहाँ हेडिंग दी गई है उसी तरीके से आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मैथ्स को पढ़ने के या पढ़ाने के संकीर्ण उद्देश्य क्या हैं, मैथ्स को पढ़ाने के उच्चतर उद्देश्य क्या हैं। तो जानेंगे। देखिए, संकीर्ण उद्देश्य, जो मैथ्स हमारे व्यवहारिक जीवन में इम्पोर्टेंट है, वो किस लिए है? जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि संक्रियाएं सीख जाएं। मतलब हम बच्चे को मैथ इसलिए पढ़ाते हैं कि वो जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि संक्रियाएं सीख जाएं। ये इनका व्यवहारिक यूज़ है। हिसाब किताब रखना सीख जाए, भाई हिसाब किताब रखना सीख जाए। साथ ही साथ व्यवहारिक उद्देश्य तो इतने कम है, साथ ही साथ जो मैथ का मुख्य उद्देश्य है वो बच्चे के माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना, उसके दिमाग को मजबूत बनाना, ये उसका मेन उद्देश्य है और उच्चतर उद्देश्य है। देखेंगे उच्चतर उद्देश्य में किन किन उद्देश्यों को शामिल किया गया है। देखिए, बच्चों के दिमाग को तेज करना हमारा क्या है, पहला उच्चतर उद्देश्य। मैथ हम क्यों पढ़ाएंगे बच्चों को? बच्चों का दिमाग तेज हो। देखिए, जब बच्चा सवाल को सॉल्व करता है, जब कैलकुलेशंस करता है तो उसके माइंड पे जोर पड़ता है और उसका माइंड साथ ही साथ क्या हो जाता है, मजबूत होता चला जाता है, तो और तेज होता चला जाता है। तो बच्चों के दिमाग को तेज करना, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, यानी कि कोई बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है या किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है तो उसके सही, अच्छे और बुरे पहलू सोच सके, उसे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, इस डायमेंशन से वो अपनी बातों को सोच सके, यानी कि किसी भी समस्या को सोच सके। तो यही होता है कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, नफ़ा नुकसान के यानी कि फ़ायदे और नुकसान के एस्पेक्ट से बच्चा हर चीज़ को समझना शुरू कर दे। बच्चों को अमूर्त रूप से चिंतन योग्य बनाना, बच्चों को अमूर्त रूप से वो सोच सके कि भाई हम कोई काम कर रहे हैं, भविष्य में उसके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। भाई, जो आज हम काम कर रहे हैं भविष्य में उसके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, यानी कि अमूर्त क्या है, भविष्य हमारा अमूर्त है। भाई, जो दिखाई नहीं दे रहा वो अमूर्त है। बच्चा अपने भविष्य को, भविष्य में उसकी वर्तमान क्रिया के क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं उस चीज़ को ध्यान में रख सके, यानी कि बच्चे अमूर्त कॉन्सेप्ट को समझ सके, अमूर्त रूप से चिंतन योग्य बन सके। ये मैथ्स को पढ़ाने के हमारे क्या है, उद्देश्य हैं। बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना, जब बच्चे अलग अलग टाइप की मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उनमें अपने आप ही क्या हो जाएगा, समस्या को समाधान करने की क्षमता का विकास होगा। अगला है हमारा क्रमबद्धता का विकास। आप जानते ही हैं मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन क्या स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए जाते हैं, एक क्रम फॉलो होता है उसमें। बिना क्रम के क्या होता है, मैथ्स हमारी गड़बड़ हो जाएगी, सभी क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ना दे लें, अगर हम ऐड का ही क्वेश्चन ले लें, 2 3 ये है हमारा 1 7 है, क्या हम ये 1 9 है यहाँ पे, चलो मान लिया, हम किधर से ऐड करना शुरू करते हैं, पीछे से चीज़ों को ऐड करना शुरू करते हैं या आगे से चीज़ों को ऐड करना शुरू करते हैं? बताइए, हम क्या एक क्रम से ऐड करते हैं, क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसी तरीके से हर प्रकार के मैथ्स के क्वेश्चन में क्या होता है, एक क्रम होता है, तो बच्चा क्रमबद्धता को सीख सके, इसलिए मैथ्स को पढ़ाया जाता है। तार्किक क्षमता का विकास, बच्चे की तर्क शक्ति मजबूत हो सके। जब बच्चा अलग अलग तरीके की मैथ्स की प्रॉब्लम को हल करेगा तो उसमें क्या होगा, तर्क शक्ति का विकास होगा।
तर्क शक्ति का उसमें विकास होगा। बच्चे को जब एक तरीके से किसी क्वेश्चन को सिखा दिया जाता है तो बच्चा जब उस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करता है तो वो 4 तरीके अपने आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जनरेट कर लेता है। ये होता है कि बच्चों को हमें क्या, बच्चों की तार्किक शक्ति को बढ़ाना है, इसलिए मैथ्स को सिखाना है। तो आप समझ गए होंगे संकीर्ण उद्देश्य क्या है और मैथ्स को पढ़ाने के उच्चतर उद्देश्य क्या है। अगला एक पॉइंट हमने यहाँ लिखा है गणित वीक। क्या लिखा है हमने? गणित वीक, जो कि श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये 16 से 22 दिसंबर 16 से लेकर 16 से 22 दिसंबर तक मनाया जाता है। सीबीएसई द्वारा मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स में लगता है डर। मैथ्स में डर लगता, बच्चों के मन से मैथ्स का डर निकालने के लिए सीबीएसई गणित वीक आयोजित करती है। स्कूल्स में इस वीक के दौरान मैथ्स की एक्टिविटी कराई जाती हैं, गेम्स कराए जाते हैं, ताकि क्या हो, बच्चा मैथ्स को इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने के लिए तैयार हो सके और बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। इसलिए क्या बनाया जाता है? गणित वीक मनाया जाता है। देखिए, गणित की फुल फॉर्म क्या होती है? गणित की फुल फॉर्म क्या होती है? गणित की फुल फॉर्म होती है ग्रोइंग एप्टीट्यूड, ग्रोइंग एप्टीट्यूड, ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन, न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एंड ट्रेनिंग। गणित की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग। अगर आपसे एग्जाम में गणित की फुल फॉर्म पूछी जाए, मतलब इस तरीके के, वैसे सीबीएसई में क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती हैं जो चीज़ें, उन्हीं को पूछा जाता है। फिर भी आप याद रखेंगे कि गणित का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा वो है गणित की पाठ्यचर्या। गणित की पाठ्यचर्या के बारे में एक एनसीएफ जो है वो एक कमेटी है जो कि टीचर्स को, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए दिशा निर्देश देती है, यानी कि गाइडलाइंस देती है। तो उन्होंने पाठ्यचर्या के संबंध में क्या गाइडलाइंस दी हैं, उन्होंने क्या बताया पाठ्यचर्या के संबंध में कि पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, देखेंगे। पाठ्यचर्या के संबंध में एनसीएफ ने कहा है कि जो गणित की पाठ्यचर्या है ना, वो महत्वाकांक्षी, सुसंगत और साथ ही साथ महत्वपूर्ण होने चाहिए। कैसे? महत्वाकांक्षी हो, सुसंगत हो और महत्वपूर्ण हो। ठीक, एक तो बात ये कही है एनसीएफ ने। दूसरी बात कही है, गणित की जो पाठ्यचर्या है उसमें लचीलापन होना चाहिए और प्रभावशीलता होना चाहिए। ये जो 5 वर्ड हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि इस शब्द का क्या मतलब है। तो हम जानेंगे ये 5 शब्द, इनका मतलब क्या है। महत्वाकांक्षी से यहाँ पर क्या मतलब है? महत्वाकांक्षी मतलब उच्चतर उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होने चाहिए। अभी हमने पढ़े थे उच्चतर उद्देश्य व संकीर्ण उद्देश्य। उच्चतर उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक, उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होनी चाहिए, में सहायक होनी चाहिए। ठीक है, सहायक। दूसरा है सुसंगत। सुसंगत मतलब मैथ्स के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट में भी यूज़फुल होनी चाहिए। जैसे कि मैथ का यूज़ और किस किस सब्जेक्ट में किया जा सकता है? हमारा साइंस में किया जाता है। साइंस के साथ, साइंस में कौन कौन सी साइंस? फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। उसके साथ ही एसएसटी में भी प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आंकड़े जो होते हैं उनका संरक्षण करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए मैथ्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जन्म मृत्यु दर के आंकड़े हो गए, जनसंख्या के आंकड़े हो गए, खाद्यान्न संबंधी आंकड़े हो गए। इसी प्रकार से अन्य बहुत से आंकड़ों को संरक्षित करने के लिए हमारा एसएसटी में मैथ्स का प्रयोग किया जाता है। तो सुसंगत का मतलब है अन्य सब्जेक्ट जो होते हैं, अन्य विषयों में भी यूज़फुल होने चाहिए, अन्य विषयों के लिए भी उपयोगी होनी चाहिए, के लिए उपयोगी होनी चाहिए। भी और लिख लो, भी उपयोगी होनी चाहिए। ठीक है, अगला जो वर्ड है हमारा वो है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण से मतलब है
कि बच्चा जब मैथ को पढ़े तो उसे मैथ्स की ज़रूरत महसूस हो, उसे समझ में आए जो मैं मैथ कर रहा हूँ वो किस वजह से कर रहा हूँ, उसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्यों, बच्चे को गणित की समस्याओं को हल करने का मतलब समझ में आए, महत्व समझ में आए। गणित की समस्याओं को हल करने की ज़रूरत महसूस हो, हल करने कैसे भी लिख सकते हैं, हल करने की आवश्यकता महसूस हो, ज़रूरत महसूस हो, या उसे समझ में आए कि मैं मैथ्स क्यों पढ़ रहा हूँ, महसूस हो। ठीक है, आगे देखेंगे लचीलापन। लचीलापन से क्या आशय है, लचीलापन से मतलब है कि एक सवाल को हल करने के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जा सके। अगर एक समस्या है उसको कई तरीके से हल किया जा सके, ये होता है लचीलापन। ठीक है, क्या, एक ही समस्या को कई तरीके से हल करना, एक ही समस्या को कई तरीकों से हल करना, कई तरीकों से हल करना, ये होता है हमारा लचीलापन करना। जब हम क्वेश्चन करेंगे इनके तब आपको इनके मतलब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, पर फिर भी आपको याद रखना है ताकि आप जब हम क्वेश्चन करें तो उसका आंसर आप पहले से गैस कर पाएँ। बहु अनुशासनात्मक समस्या क्या होती है, एक से अधिक विषयों से संबंधित समस्या को हम बहु अनुशासनात्मक समस्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेंगे एक से अधिक विषयों से संबंधित समस्या, एक से अधिक, अंडरलाइन कर लेना ताकि हेडिंग और उसमें अंतर समझाए, अधिक विषयों से संबंधित समस्या, विषयों से संबंधित समस्या। कैसे, जैसे हम बच्चों को कह दें कि तिरंगे झंडे का आरेख बनाइए, तिरंगा झंडा का आरेख। ये पांचों शब्द हमने यहाँ कर लिए थे, कौन सा रह गया आप देख लीजिए, प्रवाहशीलता आपका रह गया है। 4 हमने कर लिए, महत्वाकांक्षी, सुसंगत, महत्वपूर्ण, लचीलापन, और हमारा यहाँ रह गया प्रवाहशीलता, ये नीचे लिख लेंगे प्रवाहशीलता। ये अलग टॉपिक था, इसको अलग से ध्यान रखना, प्रवाहशीलता रह गया। प्रवाहशीलता का क्या मतलब है, देखते ही समस्या को हल कर देना, देखते ही समस्या को हल कर देना। जब हम बच्चे को मैथ पढ़ाएं तो इस तरीके से पढ़ाएं, बच्चे को मैथ्स की इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाए कि वो किसी भी समस्या को देखे तो उसे देखते ही हल कर दे, उस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर ले। तो ये होती है हमारी प्रभावशीलता। मैथ में क्या होनी चाहिए, प्रभावशीलता होनी चाहिए। यहाँ से हमने क्या मिटाया, सममिति रेखाएं मिटाया है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ लिख ही लेते हैं, सममिति रेखाएं। सममिति रेखा क्या होती है, किसी आकृति को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है वो सममिति रेखा होती है। आकृति को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, ये जो पॉइंट है सममिति रेखा, कई क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलता है, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। वैसे तो ये प्राइमरी लेवल के बच्चों की बुकों में दिया होता है सममिति रेखा, जो एक टॉपिक होता है। तो सममिति रेखा क्या होती है, एक ऐसी रेखा जो किसी आकृति को 2 बराबर भागों में बांट दे। जैसे कि एक आकृति है, यहाँ पर अगर हम एक रेखा खींच दे तो ये क्या कहलाएगी, सममिति रेखा। क्यों, अगर इस आकृति को हम फोल्ड करते हैं तो ये जितनी यहाँ से आएगी, मतलब ये आकृति इसको पूरा कवर कर लेगी। ठीक है, सममिति रेखा मतलब यहाँ से अगर लाइन खींच दें तो ऊपर वाली आकृति नीचे वाली आकृति से मिलाएं, हम इसको फोल्ड करें तो ये इसको पूरा कवर कर लेगी। ठीक है, इस सर्कल में ये भी आता है कि किस में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती हैं,
तो ये क्वेश्चन में हम करेंगे। देखिए सर्कल में तो कई सारी हो सकती है, कहीं से भी खींच दो बीच में से रेखा सेंटर से जाती हुई, तो ये सारी क्या होंगी, सममिति रेखाएं होंगी। सारी की सारी रेखाएं सर्कल को कई भाग मतलब बराबर बराबर भागों में बांट देंगी। देखिए अगला है हमारा 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होता है, 10 ग्राम होता है 7 प्रकार की आकृतियों वाला बोर्ड। 7 प्रकार की आकृतियों वाला बोर्ड होता है, आकृतियों वाला बोर्ड, जिससे भिन्न भिन्न आकृति बनाई जा सकती हैं, जिससे भिन्न भिन्न आकृति बनाई जा सकती हैं, भिन्न भिन्न आकृति बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। समझते हैं कैसे सकती हैं, समझते हैं कैसे। देखिए कुछ शेप्स दे देंगे, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इस टाइप से और भी शेप्स दे दी जाएंगी। उससे नई आकृति कुछ हमें बनानी होगी। जैसे कि हम कुछ शेप्स को जोड़ें, यहाँ हमने एक ट्रायंगल जोड़ लिया, ठीक है, और यहाँ हमने एक ट्रायंगल जोड़ लिया इस तरीके से, यहाँ भी एक ट्रायंगल हमने जोड़ लिया, यहाँ के जोड़ लिया हमने, ये रेक्टेंगल जोड़ लिया, इधर भी हमने एक रेक्टेंगल जोड़ लिया, ठीक। तो ये हमारी इस तरीके से क्या बन जाएगी, ये हमने एक बोर्ड टाइप की बना ली, ठीक है। और भी हम सब मॉडिफाइड कर सकते हैं अलग अलग शेप से। तो ये हमारी क्या बन गई, बोर्ड टाइप की बन गई। इसी तरीके से कई आकृतियाँ जोड़ जोड़ कर नई नई शेप्स बनाई जाती हैं, जिससे बच्चों की क्या होती है, एक्टिविटी पावर बूस्ट होती है, यानी कि क्रिएटिविटी भी उससे बूस्ट होती है। ये क्या है, एक चाइनीज़ पजल है। ये 10 ग्राम क्या है, एक चाइनीज़ पजल है। सवाल हल करना, सवाल हल करना क्या है, एक सवाल हल करना क्या है हमारा, एक क्रियाकलाप आधारित, ये क्रियाकलाप आधारित उपागम है, क्रियाकलाप आधारित उपागम है, उपागम है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है। क्या ये एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सवाल हल करना क्या है, तो आप बताएंगे कि ये एक एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है, यानी कि क्रियाकलाप आधारित उपागम है। 3D सॉलिड्स क्या होते हैं, देखिए 2D शेप से बनाई गई 3D शेप को ही हम क्या बोलते हैं, 3D सॉलिड्स बोलते हैं। 2D शेप्स प्लेन शेप्स होती हैं, जैसे कि ये क्या हो गया हमारा हो गया स्क्वायर, ये रेक्टेंगल हो गया, ये होती है हमारी 2D शेप्स। वहीं हम इसको 3D शेप्स किसे बोलते हैं, जिसकी 3 डायमेंशन होती हैं। ये जो हमारी क्यूब हो गई, ये हमारी क्या कहलाएगी, 3D शेप्स कहलाएगी। यानी कि 2D शेप्स से जब हम 3D शेप्स बनाते हैं तो उसे हम 3D सॉलिड्स बोलते हैं। कैसे, एक हमने ये 2D शेप ले ली, ये हमारी क्या एक प्लेन आकृति है, समतल आकृति है, इस तरीके से। इससे हम क्या बना सकते हैं, एक हम क्या बना सकते हैं, आयताकार पिरामिड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, आयताकार, यहाँ पे हम पिरामिड बना सकते हैं। कैसे, देखिए इस तरीके से हम वहाँ बना सकते हैं आयताकार पिरामिड, ये ठीक है। तो 3D इससे हमने ये बना दिया। तो 2D शेप्स से यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको या नहीं, 2D शेप्स से 3D शेप्स जब हम बना देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 3D सॉलिड्स बोलते हैं। आगे की चीज़ें हम करेंगे अगले लेक्चर में। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं कभी बोलती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज बोल रही हूँ। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब और उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।